नमस्कार। मैं कथक डांसर और आपकी कथक डांस गुरु ऋचा जैन आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूट्स टू रूट्स की कथक डांस क्लास में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारी कथक की डांस क्लास। आज की जो हमारी डांस क्लास है वो बहुत ख़ास है और वो इसीलिए ख़ास है क्योंकि आज हम कथक के बारे में जानेंगे। ये ज़रूरी होता है कि जो नृत्य हम सीख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो, ताकि जब आने वाली क्लासेस में हम इस नृत्य को सीखें तो इसे समझ पाएं और अच्छे से कर पाएं। तो मैं आपको कथक के बारे में बताऊंगी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे भारत में हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब ये किसने बताया कि 8 ही होने चाहिए? ये हमारी संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि इन्हीं 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाएगा। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी है। अभी कौन कौन से हैं? तो आपके सबसे ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट कॉर्नर में आता है भरतनाट्यम, उसके साथ है कथक, कथक के साथ है कथकली, कथकली के साथ है कुचिपुड़ी। नीचे की लाइन में चलते हैं तो हमारे पास आता है मणिपुरी, फिर है मोहिनीअट्टम, फिर उड़ीसी और अंत में सत्रिय। तो जो नृत्य हम सीखने वाले हैं वो है कथक। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हर जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक प्रांत को बिलोंग करता है, मतलब एक प्रांत से आता है। जैसे कि भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में, कथक किया जाता है उत्तर प्रदेश से, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उत्तर प्रदेश से। कथकली जो आप उसके साथ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कथकली है। कथक और कथकली में फ़र्क है। कथक की कॉस्ट्यूम में ज़्यादा एलाबरेशंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी कॉस्ट्यूम और हेवी मेकअप और हेड गेयर्स वगैरह नहीं होते, लेकिन कथकली में होते हैं। जो कथकली है वो केरला का नृत्य है। फिर उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो हमारा नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। उसके नीचे आता है, तेलंगाना में भी किया जाता है ये, उसके नीचे आता है मणिपुरी। मणिपुरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुरी है मणिपुर का। उसके बाद है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो सफ़ेद कॉस्ट्यूम में आपको दिख रही हैं, फ्लावर लगाए हुए, बन लगाए हुए, वो वाइट एंड गोल्डन कॉस्ट्यूम में वो मोहिनीअट्टम है और ये नृत्य भी केरला का है, केरल का है। उसके बाद आता है उड़ीसा से नृत्य है जो है उड़ीसी, ठीक है। और उसके बाद नृत्य आता है हमारा सत्रिय या होत्रिय भी बोला जाता है उसको, ये असम का नृत्य है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारे ही 8 जो नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में आते हैं। और इनके अलावा जितने भी नृत्य हैं, जैसे भांगड़ा है, छाऊ है, आपका गरबा हो गया, डांडिया हो गया, घूमर हो गया, झूमर हो गया, ये सारे जितने भी, या गैर नृत्य हो गया, या कलरी पैटू हो गया, या गतका हो गया, या आप और भी अन्य जैसे धोबिया नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, भूपा भूपी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, बहरूपिया नृत्य, बहरूपिया एक आर्ट फॉर्म है, थिएटर फॉर्म है, फोक आर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से ये जितने भी नृत्यों का मैंने नाम लिया, ये सारे नृत्य लोक नृत्य की शैली या लोक नृत्य की कैटेगरी में आते हैं, ये क्लासिकल नहीं कहलाते। तो जो नृत्य आप लोग सीखने वाले हैं हमारे रूट्स टू रूट्स के माध्यम से वो है कथक। तो चलिए जानते हैं कथक के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो बच्चों, कथक का स्वरूप इस तरह से होता है। तो कथक की कॉस्ट्यूम्स जो होती हैं, ये फ़ोटोग्राफ आपने विरसा के लोगों में भी देखी होगी और यहाँ पर भी हम आपको ये फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ जो है ये मेरी फ़ोटोग्राफ है। तो इसीलिए कथक की जो स्वरूप है वो इस तरह से होता है, कॉस्ट्यूम का और नृत्य करने का। जानते हैं कथक की एक ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब
कथक का जन्म कैसे हुआ, कथक को कथक क्यों कहा जाता है, और कथक किस काल में किस समय बना और उस पर क्या क्या चेंजेस आते गए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, कथक की जब शब्द की बात की जाती है तो कथक का जन्म हुआ कथा शब्द से। कथा का मतलब होता है स्टोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कथा कहते थे या जो स्टोरी कहते थे उन्हें कथक कहा जाता था। इसीलिए कथा कहे सो कथक कहिए या कथा कहे सो कथक कहलावे, अर्थात जो कथा कहने वाला है उसे कथक कहा जाता था। कथकों का अलग अलग नाम होता था। उन्हें कथक कहते थे, कहूब कहते थे, कुशीलव कहते थे, देव कुमार कहा जाता था जैन ग्रंथों में। तो इनके अलग अलग नाम होते थे। अब जब मैं आपसे पूछूं कुशीलव, तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? कुशीलव कौन थे या लवकुश कौन थे? राम जी के बेटे। तो बच्चों, जो लवकुश थे उनका जन्म और पालन पोषण वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था उनका पालन पोषण। तो इसीलिए वो ये नहीं जानते थे कि श्री राम उनके स्वयं उनके पिता हैं। लेकिन वाल्मीकि जी ने उनको जो तालीम दी थी, जो उनको सिखाया था, विद्या दी थी, उसके अनुसार वो राम गाथा, राम के बारे में गाकर आम लोगों को बताया करते थे, ये जाने बगैर कि राम स्वयं उनके पिता हैं। तो इसी तरह से लवकुश के राम रामायण गाते 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 उनके बच्चे हुए और उनके बच्चे हुए। इस तरह से ये परंपरा, रामायण और महाभारत जो लेटर आई, ये गाने की और नृत्य करने की जो परंपरा थी, ये वहाँ से शुरू हुई। और इसी ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था कुशीलव, कथाकार, कथक, कथा कहने वाले। ठीक है, तो इसी तरह से ये परंपरा चलती आई। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि कथाकारों का मेंशन हमारे ऋग्वेद से किया गया है। कई उपनिषद हमारे कथाकारों के बारे में या जो स्टोरी टेलर्स हैं उनके बारे में मेंशन करते हैं। वैसे ही कई ग्रंथ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे रामायण, महाभारत में कई जगह मेंशन है कि इस तरह के ग्रुप होता था कथाकारों का जो कथा कहते थे। बाकी और ग्रंथों में भी इनका मेंशन है। तो चलते हैं उस काल में जब 11वीं शताब्दी से मुस्लिम रूलर जो थे हमारी कंट्री में आए। 11वीं शताब्दी में बच्चों दिल्ली सल्तनत हमारे भारत में उनका आक्रमण हुआ। और जब वो हमारे भारत में आए तो उन्होंने अपने बड़े बड़े महल बनाना शुरू किया राजाओं ने। तो हुआ ये, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम लोग अब मंदिरों में डांस नहीं देखेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमारे कोर्ट्स में आकर डांस किया जाए। तो इसीलिए ये जो शासक थे, पहले पुराने समय में जब मंदिरों में नृत्य किया जाता था तो केवल मर्द नृत्य करते थे, मतलब कि केवल मेल डांसर्स होते थे, औरतों का नृत्य करना वर्जित था। लेकिन जब कोर्ट में डांस करना शुरू हुए तो जो मेल डांसर्स थे वो गुरु बने। ज़्यादा तौर पर नर्तक भी थे, पर ज़्यादातर नर्तकियों ने राजा के सामने नृत्य करना प्रारंभ किया कोर्ट्स में, मतलब राज दरबारों में। कमाल की बात यह है कि कथक में इसी समय में बहुत सारी चीज़ों का एडिशन भी हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी काल ने कथक को कुछ दिया नहीं। कथक ने हमेशा अपनी बाहें खोलकर सभी को स्वीकार किया और अपना दायरा बढ़ाते गए। जैसे नदी होती है ना, जैसे गंगा होती है, गंगा नदी होती है, गौमुख से निकलती है और धीरे धीरे करते 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 उसका विस्तार होता है। कहाँ पहाड़ों से निकलती हुई, जगह जगह जाती हुई, ऊपर नीचे फांदती हुई, वो नदी अपने आप को अपना रास्ता बनाती है और अपने आप का विस्तार करती है। जितनी विस्तृत होती है उतनी गहरी भी होती चली जाती है। तो कथक का भी यही हुआ। हर एक काल ने कथक को कुछ ना कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं है। इसीलिए जो आप कथक आज देखते हैं वो हिंदू और मुस्लिम पीरियड का बहुत अच्छा समावेश है। सब ने इसमें ऐड किया है, किसी ने इससे कुछ लिया नहीं। तो चले हैं मुस्लिम पीरियड पे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोर्ट्स में, तो ठाठ, आमद, तोड़े,
टुकड़े, सलामी इत्यादि चीज़ें कथक में ऐड हुई। इसके बाद बात करते हैं नवाब वाजिद अली शाह का। 19वीं शताब्दी के नवाब वाजिद अली शाह लास्ट नवाब थे, 11वें नवाब थे लखनऊ के, और स्वयं बहुत अच्छे नर्तक, मतलब पोएट थे, खुद स्वयं पोएम्स लिखते थे, गाते थे, नृत्य करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने हमारे कई कलाकारों को संरक्षण दिया। बच्चों, 18वीं और 19वीं शताब्दी, स्पेशली 17th to the 19th सेंचुरी के अगर हम बात करें, आप अपने इतिहास की किताबों में भी चेक कर सकते हैं, ये समय वो समय था जब ब्रिटिश काल ने अपना पूरा जो रूल था वो इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया में। तो 18th सेंचुरी के आसपास मुग़ल काल ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो ब्रिटिश काल था उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। ये समय था जब कलाकारों, इंडियन आर्ट्स को, इंडियन कलाकारों को बहुत सेटबैक मिला, मतलब कि कह सकते हैं कि डार्केस्ट एरा हमारी देश के लिए था और कलाओं के लिए तो था ही। तो इस टाइम पे कुछ लोग ऐसे आए, जैसे नवाब वाजिद अली शाह थे, रायगढ़ के नवाब थे, हमारे कई और राजा थे, जिन्होंने इन कलाओं को बचाए रखा, कलाकारों को संरक्षण दिया। नवाब वाजिद अली शाह, जैसे मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका कथक में बहुत योगदान रहा। उन्होंने परी खाने जैसी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर बाकायदा अच्छे अच्छे गुरुओं से तालीम लड़कियों को और लड़कों को दी जाती थी। तो इस तरह से हमारे कथक में इजाफा होता रहा, बढ़ते रहे। ब्रिटिश काल में कथक का सबसे डार्क पीरियड था, जहाँ पर एंटी नॉच मूवमेंट भी लॉन्च करी गई, जहाँ पर जो डांस फॉर्म्स थे उनको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया कि यहाँ पर बिल्कुल भी इंडियन डांस फॉर्म्स नहीं किए जाएंगे। बताइए, हमारे अपने स्वयं की कंट्री में ये सब हमारे पे लागू हुआ। खैर, वो बुरा समय बीता और 1947 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, और जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारी कलाएं भी एक खुली हवा में सांस लेने लायक बनी, और कथक को वापस अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा वापस लौटाई गई। Kathak was recognized as one of the most prominent dance forms, classical dance forms of India. और पोस्ट इंडिपेंडेंस कथक में हिंदू मुस्लिम पीरियड का समावेश हमको दिखाई देने लगा। कथक पोस्ट इंडिपेंडेंस में काफ़ी सारी इनोवेशंस भी हुई। आजकल जो आप कथक देखते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारी इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं। कथक वो परंपरा थी जो मंदिरों से शुरू हुई, कोर्ट से नहीं, मंदिरों से शुरू हुई, जहाँ पर रामायण महाभारत की कथाएं गाई जाती थी, फिर कोर्ट्स में आई, और उसके बाद जो कथक अब हम देखते हैं, उस कथक में हमारे पास ना केवल सूरदास, मीरा, कबीर के भजन नाचे जाते हैं, शेक्सपियर की लिटरेचर और कई ऐसे रचनाकार जो हमारे देश के हैं भी नहीं, उनकी रचनाओं को लेकर भी कथक में इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं। आज आप ये भी देखेंगे कि कथक की कई प्रोडक्शंस में हम फ्यूजन्स भी करते हैं, मतलब एक तरफ कथक डांसर नृत्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कज़ाकिस्तान के डांसर्स हैं, कज़ाक डांसर्स हैं, जिनके साथ हमने एक प्रोडक्शन करी थी। कबीर के हमने दोहे उठाए थे, और उन्हीं में कज़ाक डांसर्स और कथक का फ्यूजन किया था। तो इस तरह की फ्यूजन प्रोडक्शंस भी अब कथक में हम लोग करने लगे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कथक को बाकी के डांस फॉर्म्स से कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि कथक का जो कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी है, पहले फ़ोटो देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये कथक है और ये कथक नहीं है। तो सर्वप्रथम कथक को पहचानने का तरीका उसकी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी, और दूसरा तरीका होता है उसके बेसिक एलिमेंट्स। कथक के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? तो चलिए पहले चलते हैं कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी पर। कथक में जो डांसर्स होते हैं, स्पेशली फीमेल डांसर्स, वो या तो इस तरह का लहंगा, चोली और दुपट्टा पहनते हैं, या फिर इस तरह का अंगरखा पहना जाता है, जो मुग़ल काल की देन है। जो पहले वाला डांस था, कॉस्ट्यूम थी, वो हिंदू पीरियड की देन थी, और ये वाला जो देन है, अंगरखा है, ये मुस्लिम काल की देन है। तो अंगरखा पहना जाता था या लहंगा चोली औरतों द्वारा। जो आदमी हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, अगेन हिंदू पीरियड धोती कुर्ता पहनते हैं, या मुस्लिम काल में अंगरखों का चलन शुरू हुआ।
अब आजकल के टाइम में अंगरखे की लेंथ उतनी नहीं होती है, थोड़ा छोटा हो गया और उसको कुर्ते और पजामे के माध्यम से पहना जाता है। तो कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता और उसके ऊपर पटका पहना जाता है जो उन्होंने कमर पे बांधा हुआ है। तो इस तरह से धोती कुर्ता या कुर्ता और पजामा विद पटका पहना जाता है। अब कथक के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स का मतलब होता है कि हम कथक को पहचानेंगे कैसे। बच्चों, सर्वप्रथम कथक में हम करते हैं फुटवर्क। फुटवर्क का मतलब पद संचालन, जिसे हम कहते हैं तत्कार। हालांकि हर नृत्य में पद संचालन बगैर तो किया नहीं जा सकता, लेकिन कथक में स्पेसिफिकली हमारा एक अलग सेगमेंट होता है जहाँ पर हम पैरों को अलग अलग तरीके से मारते हैं और अपने घुंघरुओं से अलग अलग साउंड निकालते हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे अलग अलग तरीके से पैर मारने से हमारे कथक का हमारे घुंघरू का साउंड वेरी करता है और उसी तरह हमारी बनती है तत्कारें। चलिए 1 2 3, 3 ताल लूँगी, स्टार्ट, गो धा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, एड़ी, ठीक है, सिर्फ एड़ी, राइट, इसे दिग बोला जाता है। अब मैंने पूरा पैर नहीं मारा, मैंने सिर्फ अपनी एड़ी मारी, ठीक है। तीसरा तरीका, पैर स्लिप करूंगी, पैर को स्लिप किया, ठीक है। दोबारा से एक बार, तो पैर पूरा मारा और स्लिप किया और साउंड वेरी कर लिया। नेक्स्ट, अब क्या किया, अब पूरे पैर और एड़ी का प्रयोग किया स्लिप के साथ, ठीक है। अलग अलग तरीके से पैर की कॉम्बिनेशन। जैसे पैर को वेरी किया, घुंघरू का साउंड फर्क हो गया। इसके बाद एक और वेरिएशन, अलग वेरिएशन। अब पैर को टेढ़ा करके मारा, आ रहा है। अब फिर वेरी करूंगी, चेंज करूंगी, अलग तरीके से मारा, अब वेरी करूंगी वापस। अब सिर्फ एक पैर का प्रयोग है, बाकी एड़ी चल रही है। अलग तरीके से। अब क्या किया, पूरा पैर भी नहीं मारा, आगे पीछे जा रही हूँ। अब अलग, अलग तरीके से पैर पैर खड़ा कर लिया मैंने। हाँ, तो इस तरह से मैंने पैर को अलग अलग तरीके से मारा। कभी पूरा पैर मारा, कभी उसके साथ एड़ी की कॉम्बिनेशन ली, कभी पैर को टेढ़ा करके मारा, तो कभी पैर को पूरा खड़ा करके मारा।
तो इस तरह से हम लोग अपनी पैर के पोजीशन के हिसाब से अपने घुंघरों का साउंड वेरी करते हैं और इसीलिए इसे तत्कार बोला जाता है, मतलब तत् करने की क्रिया, पैर को मारने की क्रिया। ठीक है, चलिए, तो दूसरा एलिमेंट क्या होता है जो कथक को बाकी डांस फॉर्म से अलग करता है? स्पिन्स, मतलब चक्कर। बच्चों, पुराने समय में चक्करों को बोला जाता था भ्रमरी। क्या कहते थे? भ्रमरी। तो हमारे कथक में जो चक्कर काटे जाते हैं वो 5 पैर के काटे जाते हैं, या 4 पैर के, या 3 पैर के, या 2 पैर के, या 1 पैर का चक्कर। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि चक्कर कैसे काटे जाते हैं। हर वक्त चक्कर हम लेफ़्ट साइड से काटेंगे, ठीक है? राइट साइड से नहीं, हमारे लेफ़्ट साइड से काटेंगे। तो कैसे करेंगे चक्कर? 1 2 3 स्टार्ट। देग धा देग देग थई। ये 5 पैर का चक्कर है। 4 पैर का जाएगा 1 2 3 4। 3 पैर का जाएगा 1 2 3। 2 पैर का जाएगा 1 2 और 1 पैर का जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे चक्कर होते हैं 5 पैर, 4 पैर, 3 पैर, 2 पैर, 1 पैर। ठीक है? अब हम थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। पहला हो गया हम चक्कर काटते हैं, हम फुटवर्क करते हैं, हम स्पिन्स लेते हैं, और तीसरा हमारा एलिमेंट है कि कथक में हम हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, जैसा कि हम स्लाइड में देख पाएंगे। तो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है बच्चों, कभी भी हम नी बेंड्स नहीं करेंगे कथक में। मतलब कि जिस तरह से उड़ीसी में चौक में किया जाता है, भरतनाट्यम में अरमंडी होती है, हमारे यहाँ पर स्ट्रेट हम लोग करते हैं। हम लोग, हमारी पोजीशन कभी भी नी बेंड्स, साइड वेज नहीं होगा। कथक हमेशा स्ट्रेट किया जाता है, बॉडी स्ट्रेट रख के। तो इस तरह से हमारे कथक के 3 एलिमेंट्स मुख्य तौर पर हैं जो कथक को बाकी अन्य शास्त्रीय नृत्यों से अलग करते हैं। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं रूट्स टू रूट्स की कथक डांस क्लास। नमस्कार।